हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ रिवर कट्स थ्रू अ रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। यानी कि कोई भी नदी है, अगर वो चट्टानों के बड़ी बड़ी मजबूत इतनी कठोर चट्टानों के बीच में से अपना रास्ता बना रही है ना, तो वो इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली है ना, वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि वो परसिस्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में वो कहानी भी सुनी थी एक मंदबुद्धि बच्चे की, जिसको बाद में एक रस्सी के पत्थर के आने जाने पे जो निशान पड़े उससे उसको ये समझ में आए कि बार बार आप प्रैक्टिस करने से अगर सिल पर यानी कि इतने मजबूत पत्थर पर अगर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं तो फिर एक मनुष्य हूँ, मेरा दिमाग कोई पत्थर थोड़ी है, तो मैं भी बार बार प्रैक्टिस करने से, अपने परसिस्टेंट एफर्ट से मैं भी अपने दिमाग में छाप छोड़ सकता हूँ, पढ़ाई को अंकित कर सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ आप लोगों को करनी है। आप लोगों को ये करना है कि आप अगर कोई चीज़ हार्ड लग रही है, टफ लग रही है, नहीं समझ में आ रही, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो वैसे ही आप लोगों को भी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिसके तहत अपने परसिस्टेंट एफर्ट्स के तहत आप अपने सक्सेस की तरफ का रास्ता चुन सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A week after first conversation in many months between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, बोल रहे हैं कि एक ही हफ्ता हुआ है जब पहली कॉन्वर्सेशन हुई है किसके बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच, कई महीनों की बंद बातचीत के बाद, है ना, कई महीनों के बाद में बातचीत हुई है। India and China appear nowhere near coming to any kind of understanding to repair their relations। और इस बातचीत के एक हफ्ते बाद ये चीज़ समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल गई है कि इंडिया और चाइना दूर दूर तक कहीं भी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए साथ में दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, वो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाने में एक पथ पर दिखाई नहीं दे रहे, दूर तक भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिलेशंस दिस वीक हैव फेस्ड येट अनदर स्टॉर्म। बल्कि इसके विपरीत क्या हुआ है कि इस हफ्ते जो है इनके रिश्तों में और ज्यादा एक तूफान आ गया है, और ज्यादा खराबी आ चुकी है। विद द टू साइड्स clashing over China issuing a new map and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi may skip the G20 summit in New Delhi next week। हुआ क्या है, चाइना ने अपना एक नया मैप इशू करा है। ठीक है, उसके ऊपर हिंदुस्तान को थोड़ी नाराजगी है, आपत्ति है। ठीक है, और उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि मिस्टर जी यानी कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो G20 समिट जो अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाला है उसमें शामिल ना हो। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। The Chinese Foreign Ministry did not confirm those reports, but it also chose not to deny them। बोल रहे हैं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन रिपोर्ट्स का खंडन नहीं किया है, ना ही इनको कंफर्म करा है। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से अभी द्वंद का और जो कंफ्यूजन का एक सिनेरियो है ना, वो बने रहने दिया है कि ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि नहीं करेंगे तो सोचते रहो। ठीक है, अगर आपको उम्मीद है कि करेंगे तो आप करते रहो, हमने अभी क्लैरिटी नहीं दी है। Events this week, meanwhile, served a reminder of the currently low levels of trust, with relations arguably at the lowest since the normalization of the ties in 1980s। बोल रहे हैं जो इस हफ्ते का घटनाक्रम है वो हालांकि एक रिमाइंडर के तौर पे दिखाता है, एक रिमाइंडर है दोबारा से कि दोनों देशों के बीच में मिसट्रस्ट यानी कि लेवल ऑफ ट्रस्ट कितना गिर चुका है, किस स्थिर पर आ चुका है। ठीक है, क्या स्थिति है दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट की, भरोसे की, उसको दर्शाता है। और जो रिश्ते हैं वो इस वक्त 1980s के बाद से, जो 1980s में एक नॉर्मलाइजेशन की संधि हुई थी, उसके बाद में थोड़े थोड़े हमारे रिश्ते थोड़े सुधार पे आ रहे थे, ट्रैक पे आ रहे थे। तो 1980s के बाद में इस समय हमारे रिश्ते जो है वो लोएस्ट स्तर पर आ चुके हैं।
on August 28, China issued what is called a standard map for 2023. बोल रहे हैं 28 अगस्त को चाइना ने एक स्टैंडर्ड मैप जाहिर करा 2023 के लिए चाइना का, which showed the entire state of अरुणाचल प्रदेश, the Aksai Chin region and the South China Sea as Chinese territory. बोल रहे हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उन्होंने अपना हिस्सा बताया, अपनी टेरिटरी बताई है. द अक्साई शिन कोई रीजन है वो भी उन्होंने अपनी टेरिटरी बताई है. साउथ चाइना सी जो है वो भी अपनी टेरिटरी बताई है. ड्रॉइंग प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडिया, जिसके तहत इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट खींचा चला आया. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अनभिज्ञ अंग है, उसको आप अपने अंदर अपने कंट्री के अंदर का हिस्सा बता रहे हैं, तो इंडिया ने तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना ही था. तो किस किस से प्रोटेस्ट आया? सिर्फ इंडिया से नहीं आया, इंडिया, मलेशिया एंड फिलीपींस. बीजिंग डिफेंडेड द मैप एज routine and asked India to not over-interpret it after the Ministry of External Affairs launched a strong protest. फिर इसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर अपना विरोध जाहिर करा. ठीक है, तो उसके ऊपर बीजिंग ने यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जो सफाई दी है उसको ये बोला है कि ये हमारा एक रूटीन मैप है. ठीक है, और आपको इसको कुछ ज़्यादा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ युद्ध करने वाले हैं या हम अपना हिस्सा बनाने वाले हैं. हो सकता है वो ये बोल रहे हो कि पहले चाइना का ये हिस्सा था, ठीक है, या किस समय से पहले का ये हिस्सा था सब कुछ, तो वो उन्होंने मैप जारी किया हो. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रोटेस्ट लॉन्च करने के बाद में अपनी नाराज़गी दर्ज करवाने के बाद में उन्होंने ये बोला कि ये हमारा एक रूटीन था और इसको आप ज़्यादा इंटरप्रेट ना करें. ठीक है, while it may be true that the map made no new territorial claims and depicted borders as in previous Chinese maps, it is clear that the needless issuing of a new map amid multiple live territorial disputes has only further complicated them. बोल रहे हैं कि ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि हाँ उनने कुछ नया मैप नहीं बनाया है, उनका पहले से यही मैप चलता आ रहा है, उसमें कुछ भी उनने नए टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं करे हैं. जो मैप है वो पहले के बॉर्डर्स के तहत जैसे पहले उन्होंने बनाया है वैसे ही चल रहा है. लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि इतने सारे जहाँ पे मल्टीपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, टेरिटोरियल मतलब ज़मीन के टेरिटरी के, जैसे ये इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो जो बॉर्डर विवाद चल रहे हैं बहुत सारे, उनके बीच में इस तरीके का अनावश्यक मैप जारी करना उन कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा. The responses of China's neighbor make that clear. और बाकी जो चाइना के नेबर्स हैं, जैसे हमने बताया ना कि केवल हिंदुस्तान ने नहीं अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है, हिंदुस्तान के साथ साथ में मलेशिया और फिलीपींस ने भी अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है. तो बोल रहे हैं कि इंडिया के जो चाइना के नेबर्स की नाराज़गी दर्ज हुई है वो ये बात साफ करते हैं कि भाई आप इस तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको करने की, आपने जो किया है गलत है. When India in 2019 issued a new map following the internal reorganization of Jammu and Kashmir and creation of new union territory of Ladakh. अब 2019 में आपको पता है आर्टिकल 370 हटाया गया था. ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके बाद में हमने जम्मू और कश्मीर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, उसके बाद में हमने एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बना दी. तो उसका हमने नया मैप, इंडिया का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन का नया मैप हमने जारी किया. तो भी Beijing responded with strong statements and initiated discussions at United Nations Security Council. तो भी चाइना को इतनी आपत्ति हो गई थी कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत गंभीर स्टेटमेंट्स दिए और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी चर्चा करी उन्होंने. Even though that map too did not change in India's external boundaries or territorial claims vis-a-vis China. और लेकिन जबकि वो मैप जो है उसने भी चाइना के कंपैरिजन में कोई भी टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं किए थे, चाइना के साथ में कोई भी बाउंड्री क्लेम्स नहीं किए थे और इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्री को भी चेंज नहीं किया था. हमने केवल ये जो हिंदुस्तान का नक्शा है उसके अंदर अंदर ही हमने चेंज करा ना कि भाई ये पूरा एक था, अब इसको हमने दो पार्ट में बना दिया और यहाँ पे लद्दाख कि हमने यूनियन टेरिटरी बना दी. ठीक है, तो
बाहर से तो एक्सटर्नल कोई चेंज नहीं हुआ, बट स्टिल चाइना ने इतनी नाराजगी जाहिर करी थी उस बात पे, तो फिर अब तो हमें भी तो नाराजगी हो सकती है ना। In the view of some observers, China's increasingly aggressive mobilization of the line of actual control, leading to the ongoing crisis that has plunged relations to this low level. बोल रहे हैं कुछ ऑब्जर्वर्स मानते हैं, उनकी नज़र में ये बात सच है कि जो चाइना इंक्रीजिंगली तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत एग्रेसिव तरीके से LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पे ऊपर मोबिलाइजेशन यानी कि अपनी फौजें एकत्रित करना, वहाँ पे किसी तरीके का जमावड़ा इकट्ठा करना, ये जो चीज़ें कर रहा है, इसकी वजह से जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसने हमारे रिश्तों को सबसे निचले स्तर तक ला गिरा दिया है। ठीक है, was partly a response to India's reiteration of its claim to accession in 2019, और बोल रहे हैं कि ये बेसिकली जो इंडिया ने accession रीजन के ऊपर अपना अधिकार जताया था उसके काउंटर में, उसके रिस्पॉन्स के तहत ये किया जा रहा है, जो कि इंडिया ने क्लेम जताया था 2019 में। इन द रीसेंट अप एंड डाउन, बोल रहे हैं अभी जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया टाइज विद चाइना, जो अभी जो उतार चढ़ाव का हिस्ट्री चल रही है इंडिया और चाइना के बीच की संधियों का, रिश्तों का, समिट मीटिंग्स हैव ऑफर्ड द प्लेटफॉर्म फॉर टू कंट्रीज टू डायल डाउन टेंशंस बाय गिविंग द टू लीडर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर हाई लेवल इंटरवेंशंस। तो जो समिट्स वगैरह होते हैं, इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, ये एक काइंड ऑफ उनके लिए एक रास्ता बन जाते हैं जहाँ पे दोनों देश अपने बीच का टेंशन कम कर सके और इनके टॉप लीडर्स की या उच्च स्तर के हाई लेवल के लीडर्स की बातचीत हो, मौका मिले उनको बातचीत करने का और टेंशन खत्म हो। ठीक है, as was the case at 2017 BRICS summit following the डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो कि 2017 के ब्रिक्स समिट के समय नजर आया, जो कि कब किसके बाद हुआ, जब डोकलाम रीजन में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, फाइटिंग हुई, गतिरोध हुआ, उसके बाद में 2017 का ब्रिक्स समिट हुआ, फिर वहां पे हमारे रिश्ते थोड़े से सुधर पाए, बातचीत हुई तो सुधर पाए। रिगार्डलेस ऑफ वेदर मिस्टर जी विजिट्स न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ सिमिलर रिप्रोचमेंट रिमेन डिम। बोल रहे हैं चलो ठीक है, भले ही इस वक्त अगर मिस्टर जी नेक्स्ट वीक दिल्ली आते हैं तो भी जो उम्मीदें हैं कि दोनों देश जो हैं बातचीत करेंगे, सुधार की बात करेंगे, मेलजोल की बात करेंगे, इसके जो कयास है, इसकी जो उम्मीद है वो कम ही लगाई जा रही है। डिम मतलब धुंधली है। Repairing relations will require slowly rebuilding trust on a foundation of greater mutual sensitivity। बोल रहे हैं कि अगर रिश्ते सुधारने हैं तो उसके लिए हमें धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल एग्री करके, दोनों देशों के जो म्यूचुअली एग्री करके हमें पता चलता है कि यार इनको इस चीज़ से आपत्ति है तो हम ये काम ना करें, अगर इनको इस चीज़ से आपत्ति है तो हम ये काम ना करें। उस तरीके से दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के एक दूसरे के सेंसिटिव मसलों से दूर रहकर ही बना पाएंगे अच्छा रिलेशन। Indeed, China would do well to show its neighbors the sensitivity that it demands of them। बोल रहे हैं चाइना को दिखाना चाहिए कि आपको किस चीज़ से आपत्ति है, हमें इस चीज़ से परेशानी है, आप ऐसा ना करें। ठीक है, अगर उनको इन रिश्तों में जो इतने ख़राब हो चुके हैं रिश्ते, तनावपूर्ण रिश्ते हैं, इनको सुधार करना चाहते हैं तो उनको भी अपनी जो भी परेशानी है उसको खुल के उस देश से बोलना चाहिए, ना कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जाके आप उस चीज़ों को उछालें। ठीक है, तो उससे रिश्ते खराब ही होंगे, अच्छे तो नहीं होने वाले। बेसिकली आप ये सोचो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से या आपको अपने बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम है तो आप दोनों बैठ के बात करें तो ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप जाके थर्ड पर्सन के पास में शिकायतें करें दोनों जन जाके, तो उससे तो रिश्ते और खराब ही होंगे। एक तो लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में अविश्वास पैदा होगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और रिश्ते में थर्ड पर्सन के आने से हमेशा खराबी ही होती है। सो दैट इज़ द केस ओवर हियर। हमें आपस में बातचीत करके दोनों देशों के हितों को, उनके सेंसिटिव मसलों को समझकर और उस तरफ कदम उठाकर ही सुधारा जा सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीसेंट कॉज
ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज मेंशन इन द पैसेज। बोल रहे हैं जो सबसे लेटेस्ट क्या कारण है दोनों देशों के बीच में जो टेंशन हुई है उसका, तो एक मैप जारी किया गया है ना चाइना द्वारा, वही कारण बताया गया यहाँ पे जो लेटेस्ट टेंशन सामने आई। द साइनिंग ऑफ अ ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, कि इंडिया और यूएसए ने एक ट्रेड डील साइन करी है जिसकी वजह से चाइना को गुस्सा आ गया है। ऐसा नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम जिस देश के साथ चाहें हमारे देश की भलाई के लिए हम डील साइन कर सकते हैं। कोई भी और देश इसमें अगर उसको परेशानी है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी तरक्की से उसको क्या जलन हो रही है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू बीजिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग गए हैं इसलिए टेंशन हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है, और हाल फिलहाल में तो बीजिंग गए भी नहीं है। चाइना इशूइंग अ न्यू स्टैंडर्ड मैप फॉर 2023, चाइना ने 2023 के लिए एक नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया है। ये जो है मसला मतभेद का बन चुका है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What was China's stance regarding the concerns raised over the new map? चाइना का क्या इसके ऊपर रवैया रहा? तो चाइना ने बोला कि भाई इंडिया आप थोड़ा शांति रखो, आपको ओवर इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रूटीन का काम है, रूटीन मैप है, ठीक है। चाइना एडमिटेड इट्स मिस्टेक एंड प्रॉमिस टू रिवाइज द मैप, ऐसा तो किया ही नहीं, ये यहाँ पे तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात है। चाइना डिफेंडेड द मैप एज रूटीन एंड आस्क्ड इंडिया नॉट टू ओवर इंटरप्रेट इट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why did China initiate discussions at the United Nations Security Council in 2019 related to India's new map? क्योंकि वहाँ पे जम्मू और कश्मीर की जो एक स्टेट है उसको वहाँ पे उसमें चेंजेस किए गए थे और यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, बट स्टिल उन्होंने इसका मसला उठाया था बिकॉज इंडिया चेंज इट्स एक्सटर्नल बाउंड्रीज। एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऐसे चेंज नहीं हो जाती, हम लोग कभी भी किसी दूसरे देश के बाउंड्रीज को जो भी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं उनके साथ में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते अनलेस कोई हमें परेशान ना करे तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। इंडिया इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ चाइना इन इट्स न्यू मैप, ये भी इनकरेक्ट है। इंडिया रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर एंड क्रिएटेड अ न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बाउंड्रीज और टेरिटोरियल क्लेम्स विज़ चाइना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is a key requirement for repairing the relations between India and China as suggested by the passage? की क्या जरूरत है, मुख्य क्या बिंदु है जिसके तहत में अगर इन दोनों देशों को अपने रिश्ते सुधारने हैं तो ये पॉइंट उनको जरूर करना चाहिए। Both countries should conduct more summit meetings। ऐसा नहीं है, समिट मीटिंग्स एक जरिया बनते हैं, बट अगर उन समिट मीटिंग्स में ये जाएं बट एक दूसरे से बात ना करें तो फायदा कुछ नहीं। चाइना शुड मेक टेरिटोरियल कंसेशंस टू इंडिया, कि चाइना को हिंदुस्तान के लिए कुछ टेरिटोरियल कंसेशंस देने चाहिए। ऐसा नहीं है, इंडिया ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहा कि भैया आप थोड़ी छूट दे दो, हमें ऐसा कुछ नहीं डिमांड कर रहा इंडिया। इंडिया एंड चाइना शुड रीडिफाइन देयर एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जब दोनों के पास जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज है उन पे दोनों सहमत नहीं हो रहे तो रीडिफाइन करने पे कहाँ से सहमत होंगे, फिर तो युद्ध ही होएगा। Both countries need to rebuild trust based on greater mutual sensitivity। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि दोनों को एक दूसरे देश की क्या सेंसिटिव मसले हैं उनके ऊपर ना बोल के चुप्पी साध कर ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, तभी रिश्ते सुधर पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? The recent map issued by China depicted new territorial claims। तो उन्होंने कोई नए टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं किए हैं, ये बात गलत है। चाइना कंफर्म प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स अटेंडेंस एट G20 समिट, तो उन्होंने ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट करा, सो ये भी इनकरेक्ट है। इंडियाज मैप इन 2019 चेंज्ड इट्स एक्सटर्नल बाउंड्रीज कंसर्निंग चाइना, ये भी इनकरेक्ट है। समिट मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैव प्रीवियसली प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस टेंशन, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। पीछे का इतिहास बताया गया, जबकि ब्रिक्स 2017 समिट के दौरान में डोकलाम इशू के बाद में उस समिट के दौरान में हमारे बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो पाया था, तो वो उदाहरण देते हुए उन्होंने बोला कि समिट मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं दोनों देशों के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है कि दो स्टेटमेंट्स गिवन है, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे या फिर एक ट्रू एक फॉल्स होगा। तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पे फिट बैठ रहा है हमें वो देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है द 2023 standard map issued by China showed new territorial claims that had not been seen in previous Chinese maps। ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें कुछ भी नया क्लेम नहीं किया गया है, इसीलिए चाइना ने ये स्टेटमेंट कहा कि भाई आप इसको ओवर इंटरप्रेट मत करो, ये हमारा रूटीन है, आपको इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने कोई भी नए टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं किए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो हो गया फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट 2 कहता है द मैप इंडिया issued in 2019 following the internal reorganization of Jammu and Kashmir did not change India's external boundaries or territorial claims vis-a-vis China। बिल्कुल सही है, ये उनने कोई भी एक्सटर्नल क्लेम्स तो नहीं किए, कोई भी एक्सटर्नल टेरिटोरियल चेंजेस तो नहीं किए। जो 2019 में जम्मू कश्मीर के जो हमने विभाजन किया, हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसमें कोई नया क्लेम तो हमने कुछ नया बाउंड्री तो नहीं बनाई ना, हमने वही बाउंड्री को रखा जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसी को मेंटेन करते हुए बीच में सेपरेशन करा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है स्टेटमेंट ट्रू जो है वो ट्रू है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू 2 ट्रू। तो बोथ तो वाला स्टेटमेंट तो हट गए, बोथ वाला तो आएंगे ही नहीं। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ये इनकरेक्ट है। 1 false, statement 2 true, option D is correct। What is the closest synonym of the word rapprochement? तो rapprochement का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना हार्मोनियस रिलेशंस के लिए। ठीक है, यानी कि हार्मोनियस यानी कि सौहार्दपूर्ण मिले जुले रिलेशंस को मेंटेन करना। डिटेरियोरेशन मतलब स्थिति खराब करना। रिन्यूअल मतलब नए सिरे से शुरुआत करना। रिकंसिलेशन मतलब कि क्या होता है, दोबारा से चीज़ों को सुधारना, फ्रेंडली तरीके से रिस्टोर करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंस्ट्रेंजमेंट मतलब दूर होते जाना, किसी चीज से अपने आप को अलग कर लेना। सो ऑप्शन सी रिकंसिलेशन इज करेक्ट। ईडियम गिवन है पास द बक, इसका मीनिंग बताना है। तो पास द बक का मीनिंग होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम के ऊपर ब्लेम डालना। प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी कार्रवाई, जरूरी सर्विसेज देना नहीं। ट्राइंग टू काम डाउन, किसी को शांत करना, ये भी नहीं। ब्लेमिंग अनदर पर्सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लिजर्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्ट एज कैमोफ्लेज इन द डिजर्ट सैंड। बोल रहे हैं उस छिपकली की हल्की ब्राउन स्किन जो है वो एक कैमोफ्लेज क्या होता है, यूजुअली गिरगिट जैसे जानवर जो है वो क्या करते हैं, कैमोफ्लेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत वो आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर छुपने के लिए अपनी स्किन को उस कलर का बना लेते हैं जिससे कि वो मर्जन हो जाता है और पता नहीं चलता कि ये जानवर वहां पे कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिजर्ड की क्योंकि लाइट ब्राउन स्किन थी तो डिजर्ट सैंड के एरिया में उसको कैमोफ्लेज करने में बहुत आसानी होती थी, यानी कि छुपने में। ठीक है, तो इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम छुपने का एंटोनिम क्या हो जाएगा, उजागर करना। ठीक है, ओपनली आना। तो ऑप्शन सी रिवील इज करेक्ट। वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड रिटेलिएशन इज नॉट द की टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। रिटेलिएशन मतलब कि किसी गुस्से वाले तरीके से पीछे दोबारा से विद्रोह करना। ठीक है, रिटेलिएट करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं या फिर रिवेंज लेना। तो सिनोनिम बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन, हाँ सिनोनिम या फिर उसका मीनिंग बताना है। तो रिटेलिएट करना मतलब रिवेंज लेना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिज कैरिज्मेटिक स्पीच सीम टू कास्ट स्पेल्स ऑन द ऑडियंस। जब हम बोलते हैं ना कि ही सीम टू कास्ट स्पेल, अगर आप किसी के ऊपर जादू करेंगे तो आप यही चाहेंगे ना कि वो आपके अनुरूप चले, आपके अनुसार चले। तो कास्ट द स्पेल मतलब किसी को मंत्रमुग्ध कर देना जिससे कि वो व्यक्ति आपकी बात सुनने लगे, आपके अनुसार चले, आपकी कहे सुनी समझे। ठीक है, तो उसकी स्पीच जो है बहुत कैरिज्मेटिक थी, बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली थी, जिसने ऐसा लगा कि ऑडियंस के ऊपर किसी तरीके का जादू कर दिया है कि वो हर कोई उसकी बात सुन रहे थे। मेकिंग देम हैंग ऑन हिज एवरी वर्ड, जिसके बाद वो क्या हो रहा था कि वो उसके हर शब्द के बाद में अरे वाह यार ऐसे सोचे जा रहे थे। ठीक है, सो टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाना। टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर पाना। टू एन्चैंट और मेस्मराइज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस एंड प्रोवाइड फॉर इन अनइक्विवोकल टर्म्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, प्रिंसिपल इन ऑल कस्टडी।
डिस्प्यूट्स बोल रहे हैं ये जो है इससे परे जाना चाहिए। अब ये क्या है, इससे परे जाना चाहिए, किससे परे जाना चाहिए, दोनों चीजों से। इट मतलब किसी चीज का पहले जिक्र किया होगा, उसी की जगह पे रेफरेंस में इट का यूज हो रहा है। दिस मतलब फिर अगेन पहले किसी चीज का रेफरेंस किया होगा, ठीक है, उसी के ऊपर इस चीज का दिस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि नाउन्स के लिए प्रोनाउंस यूज होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे दिस यूज हो रहा है, यानी कि पहले कोई चीज की चर्चा हुई होगी। तो बोल रहे हैं कि इस चीज के इसको क्या करना चाहिए, इससे परे जाना चाहिए। अब किसी चीज की बात करिए कि उसको इससे परे जाके सोचना चाहिए, और केवल सबसे पहले बिना किसी डाउट के बच्चे के, जिस बच्चे की कस्टडी का डिस्प्यूट चल रहा है उसकी कस्टडी में बच्चे के हित के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। बिना कोई सोच विचार किए सबसे पहली चीज बच्चे का हित होना चाहिए। इट मस्ट, अगेन इट से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। पी और क्यू हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। अब देखो ऑप्शन में, ऑप्शन सी और डी में पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बताया है, एलिमिनेट कर दो क्योंकि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है कि इट और दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे हैं इट मस्ट डिनाई एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स विज़ अडॉप्टेड पेरेंट्स। बोल रहे हैं इसमें जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जिन्होंने जन्म दिया है उन माँ बाप के जो अधिकार होते हैं उनको कंप्लीटली डिनाई कर देना चाहिए इन विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्टिव पेरेंट्स, ठीक है। अडॉप्टेड पेरेंट्स के सामने उनके अगर अच्छे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे दिया जाए बच्चा अगर उनके हालात ठीक नहीं हैं और वो अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाते। हमें बच्चे के अधिकारों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। A UCC cannot confine itself to merely changing the rule of father being the natural guardian। बोल रहे हैं UCC इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हम कुछ रूल्स चेंज कर दें जिसमें कि फादर जो है वो नेचुरल गार्डियन हो, ठीक है। ये चीज यूसीसी डिफाइन नहीं कर सकता। अब यूसीसी क्या है? एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट में ब्रिंग इन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अब हमें समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया है, शॉर्ट फॉर्म बताया है इसका, उस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल आर स्टेटमेंट किया गया है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन होएगा एस स्टेटमेंट। जो हमारे रिमेनिंग ऑप्शन हैं दोनों में एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या है कि एक ऐसे समय में जब सरकार जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहती है बाय होल्डिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन सितंबर 18 to 22, 2023, देयर इज अ नीड टू थिंक बियॉन्ड पॉलीगैमी एंड डिवोर्स एंड अदर सच इश्यूज। तो बोल रहे हैं कि यूसीसी लेकर आना चाहती है सरकार। कब? जब उन्होंने एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया सितंबर 18 से 22 तक 2023 में, उन्होंने एक स्पेशल सेशन का आह्वान किया है। लेकिन सरकार को केवल पॉलीगैमी और डिवोर्स से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, बाकी इश्यूज के बारे में भी इससे जुड़े हुए। तो इससे जुड़े हुए बाकी इश्यूज क्या हैं? राइट्स ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का कोई भी पेरेंट्स है अगर उसने पॉलीगैमी करी है तो 2 शादियां करी हैं, तो इसका मतलब कि उनके बच्चे भी होंगे, उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कस्टडी किसको जाएगी, ये चीजें भी जरूर सोचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एस हो गया। सेकंड स्टेटमेंट आर हो जाता है कि अदर इश्यूज के बारे में बात करी गई। तो बोला कि यूसीसी जो है वो अपने आप को केवल कुछ रूल चेंजिंग करने तक कन्फाइन नहीं कर सकता कि एक पिता जिसको कि नेचुरल गार्डियन बना देना चाहिए अंदर यूसीसी के तहत, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आर हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में आर के बाद में हमारा थर्ड स्टेटमेंट आता है पी स्टेटमेंट, जहां पे बोला जाता है इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस, कि इससे आगे जाना चाहिए, कि फादर को नेचुरल गार्डियन बनाने से आगे बढ़ना चाहिए और बिना किसी डाउट के बच्चे के अधिकार के बारे में, बच्चे के हित के बारे में सोचना चाहिए, कोई भी अगर कस्टडी का डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर। इट मस्ट डिनाई एब्सोल्यूट राइट्स, यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके अगर अधिकारों को हटाना भी पड़े तो हटाना चाहिए अगर अडॉप्टिव पेरेंट्स अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं तो एस आर पी क्यू हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दो द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बी एट टॉप of the carnival of books through the year,
There are literally festivals in several cities including Mumbai, Kolkata, Bangalore, Thiruvananthapuram, Bhubaneswar, Dehradun and Dumka. बोल रहे हैं कि हालांकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो सबसे टॉप पर है. फिर बोला जाता है किस चीज़ के टॉप पर? ऑफ कार्निवल, उन कार्निवल्स पे जहाँ पे क्या होता है, बुक्स का फेस्टिवल लगता है, मेला लगता है जहाँ पे बुक्स का पूरे साल भर में, उनमें सबसे टॉप पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आता है. पर और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं अलग अलग सिटीज़ में होने वाले, जहाँ जो कि कहाँ कहाँ होते हैं, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, थिरुवनंतपुरम में, भुवनेश्वर, देहरादून और डुमका. इन सभी जगहों पे अलग अलग बुक फेस्टिवल्स होते हैं या किसी तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं. इन इंडिया द लिटरेरी फेस्टिवल cycle begins at Jaipur, which hosts one of the country's biggest literary इवेंट. बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो लिटरेचर के रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड जो फेस्टिवल साइकिल होता है वो जयपुर से उसकी शुरुआत होती है. यानी कि साल का जो फेस्टिवल साइकिल है, अब जैसे कि हिंदुस्तान का जो फेस्टिवल कैलेंडर है वो लोहड़ी से स्टार्ट होता है ना, नई फसल की कटाई का, और लोहड़ी, बैसाखी, इन चीज़ों से स्टार्ट होता है. फिर उसके बाद में बाकी साल भर का कैलेंडर चलता रहता है. वैसे ही जो लिटरेरी फेस्टिवल का, लिटरेचर से रिलेटेड फेस्टिवल साइकिल है वो शुरुआत होती है जयपुर फेस्टिवल से. उसके बाद में बाकी साइकिल्स चलते रहते हैं, जो कि विच होस्ट, जो कि देश का सबसे बड़ा लिटरेरी इवेंट जो है वो होस्ट करते हैं. लिटरेचर अपार्ट, there is music, art, theatre and a host of other activities which add to the festive atmosphere. बोल रहे हैं लिटरेचर ही केवल शामिल नहीं होता, और भी इसमें चीज़ें होती हैं जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इस फेस्टिव एटमॉस्फेयर को और बढ़ा देती हैं. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जहाँ पे आ गया, जहाँ पे इन फेस्टिवल साइकिल का जिक्र किया गया कि भाई इंडिया में फेस्टिवल साइकिल की शुरुआत जयपुर से होती है, तो हमारा आर स्टेटमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है. ठीक है, तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है. फर्स्ट आर ऑप्शन ए और बी में है, सी और डी में एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है, जो कि बोल रहा है लिटरेचर को साइड कर दें तो विच ऐड टू द फेस्टिव एटमॉस्फेयर, कि वो फेस्टिव के वातावरण को ऐड करता है, म्यूजिक, आर्ट, थिएटर. तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिक इंट्रोडक्शन तो आर स्टेटमेंट से हुआ है, तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए, ए और बी में आर स्टेटमेंट फर्स्ट है. ठीक है, इसके बाद में बोला जा रहा है कि ठीक है दोनों चीज़ें करते हैं, जयपुर से शुरुआत होती है. बोल रहे फिर हालांकि जयपुर जो है लिटरेचर फेस्टिवल के टॉप पर है, बट हमें इससे पता चलता है कि पी और क्यू स्टेटमेंट जो है साथ में आएंगे, कि हालांकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो टॉप पर है, लेकिन और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं अलग अलग शहरों में होने वाले. ठीक है, तो आर के बाद में आएगा पी और क्यू साथ में, तो आर पी क्यू एस ऑप्शन ए इज करेक्ट. With 5 states going to the polls later this year, 5 states going to the poll later this year, the union government has slashed the prices of domestic cooking gas by ₹200 per cylinder. बोल रहे हैं क्योंकि अब इस साल के अंत तक 5 स्टेट्स हैं जहां पे पोल्स होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल के अंत तक. तो इस केंद्र सरकार ने क्या किया है, डोमेस्टिक कुकिंग गैस के प्राइजेस 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिए हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड इट अ गिफ्ट टू क्रोर्स ऑफ माय सिस्टर्स ऑफ द कंट्री. फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहते हुए संबोधित करा कि भाई ये जो 200 रुपए कम किए हैं हमने प्रति सिलेंडर, ये मेरे देश की सभी बहनों के लिए एक मेरी तरफ से उपहार है. एंड बेनिफिट द पुअर एंड मिडिल क्लास, की देश की सभी बहनों के लिए मेरी तरफ से उपहार है, और जिससे कि गरीब और मिडिल क्लास जनता को फायदा मिलेगा. On the occasion of Raksha Bandhan, adding that the government will always do everything possible to improve the people's quality of life. बोल रहे हैं कि ये रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में देश की मेरी सभी बहनों को, जहाँ पे गिफ्ट का जिक्र किया कि गिफ्ट ऑफ 2 crores ऑफ माई सिस्टर्स, तो वही बोला जा रहा है कि मेरी देश की सभी बहनों को रक्षा बंधन का मेरी तरफ से उपहार है. फिर उन्होंने आगे कहा कि द गवर्नमेंट, कि हमारी सरकार हमेशा हर वो प्रयास करेगी, पॉसिबल एफर्ट्स लगाएगी, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी जो है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो सके. एंड
बेनिफिट द पुअर एंड मिडिल क्लास, और जिससे गरीब और मिडिल क्लास तबके को फायदा हो सके। तो हम समझ पा रहे हैं कि क्यू स्टेटमेंट को गिफ्ट के तौर पे कंप्लीट करता है, किसके गिफ्ट के तौर पे, रक्षाबंधन का गिफ्ट। तो क्यू स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है एस स्टेटमेंट, और एस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है आर स्टेटमेंट। तो क्यू एस आर एक साथ होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यू एस पी आ रहा है, हटा दो, आर क्यू एस इनकरेक्ट, क्यू एस आर करेक्ट है, क्यू एस आर करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन लिमिटेशंस होगी। अब क्यू स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है इट का जिक्र करा है। तो इट मतलब क्या, जो 200 रुपए कम किए गए उसी बात का जिक्र करें ना, कि इट कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो 200 रुपए कम किए इसको एक तोहफा बताया अपनी बहनों के लिए, ठीक है। तो यानी कि क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, एलिमिनेट कर दो इसको, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और फिर आता है क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जॉल्टेड बाय सच इंसिडेंट्स इन द एग्जाम प्रिपरेशन हब, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन has directed coaching institutes to suspend routine tests for 2 months। बोल रहे हैं इस तरीके के इंसिडेंट्स जो कि इंडिया के एग्जाम प्रिपरेशन हब में हो रही है, वहाँ पे इस तरीके की घटना से हिल जाने के बाद में जो वहाँ का लोकल प्रशासन है उसने क्या किया है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोला है कि अगले 2 महीने के लिए कोई भी रूटीन टेस्ट नहीं होने चाहिए। What's clear is that it is a crisis situation and there are no easy answers। बोल रहे हैं कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्राइसिस की स्थिति बन चुकी है और इसका कोई भी आसान सा हल नहीं है, साधारण सा हल नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोला गया जॉल्टेड बाय सच इंसिडेंट्स। कौन से इंसिडेंट्स, किसी इंसिडेंट की बात की गई होगी जिसके बारे में यहाँ पे दोबारा रिपीट करा गया है कि इस तरीके हादसों के बाद में, इस तरीके के हादसों से हिल जाने के बाद में, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन बी में पी स्टेटमेंट फर्स्ट बता रहे हैं, ऑप्शन डी में पी स्टेटमेंट फर्स्ट बता रहे हैं, हटा दो इन दोनों को। क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि व्हाट इज क्लियर इज दैट इट इज इट, फिर अगेन इट की बात की जा रही है तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, चलो है भी नहीं यहाँ पे। द डेथ बाय सुसाइड ऑफ 2 teenagers who were living in Kota while preparing for medical entrance test adds to the grim tally। बोल रहे हैं कि जो 2 बच्चे, 2 टीनेजर्स की डेथ हुई सुसाइड करने की वजह से, जो कि कोटा में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की, इससे ये जो दुखद टैली है, दुखद आंकड़ा है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि कोटा में पहले भी बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, हमें पता है ये चीज़। और केवल कोटा में नहीं, जो भी प्रिपरेशन हब्स हैं, जहाँ पे भी प्रिपरेशन होती है एंट्रेंस टेस्ट की या किसी भी और तरीके के टेस्ट की, वहाँ पे ये घटनाएं आम हो जाती हैं। यूपीएससी की चाहे प्रिपरेशन कर रहे हों बच्चे, चाहे बच्चे किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एनडीए की तैयारी कर रहे हों, वो बच्चे जब नहीं प्रेशर, इतना बर्डन ले पाते, वैसे देना भी नहीं चाहिए यार बच्चों को इतना प्रेशर। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनकी खुशियाँ छीन रखी हैं, परेशान कर रखा है। इंजीनियरिंग करके भी हर एक इंजीनियर तो जॉब लगता नहीं, मेडिकल करके हर एक डॉक्टर तो है वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता, राइट। आप ये तो देखते हो कि डॉक्टर की रेपुटेशन कितनी है, इंजीनियर की रेपुटेशन कितनी है, बट ये भी देखो ना कि अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 नहीं अच्छे डॉक्टर बनते, 60 के 60 नहीं अच्छे इंजीनियर बनते, ठीक है। तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो यार प्लीज़। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 टीनेजर्स की डेथ हुई है सुसाइड करने की वजह से कोटा में, और इस वजह से ये जो आंकड़ा है, ये जो दुखद आंकड़ा है, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि आर जो है वो घटनाक्रम का शुरुआत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका, कि 2 टीनेजर्स ने सुसाइड करा है जो कि कोटा में रहते थे, वहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ये उनने स्टार्टिंग कर दी, यानी कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। और ऑप्शंस में भी दोनों में ए और सी जो हमारे ऑप्शंस बचे हैं उसमें आर ही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। लास्ट है हाउ मच द हरिड ऑर्डर हेल्प्स इज डिफिकल्ट टू एक्सेस। अब ये तो उस ऑर्डर के बारे में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया, उन्होंने ऑर्डर जारी करा कि भाई अगले 2 महीने के लिए कोई रूटीन टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उस ऑर्डर से रिलेटेड है, यानी कि पी से रिलेटेड है। एस स्टेटमेंट, पी के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा। अब देखो यहाँ पे एस स्टेटमेंट जो है ए ऑप्शन
में एस स्टेटमेंट पहले आ रहा है, तो ये तो गलत है। इसने बोला कि ये देखने वाली बात होगी कि ये जो जल्दबाजी में इन्होंने आनन फानन में जो इन्होंने फैसला दिया है वो कितना कारगर साबित होगा, ये तो बाद में देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इन्होंने फैसला दे दिया है, तो हमें पता चल गया कि एस स्टेटमेंट पहले नहीं आ सकता। एस स्टेटमेंट जो है पी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है, तो एस स्टेटमेंट बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस पहले आ रहा था, ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बच गया ए आर पी एस क्यू। हमारा ऑप्शन सी इज क्लियर, इज द करेक्ट आंसर। Neeraj received after this his Tokyo triumph in 2021 could have easily gone to his head। तो बोल रहे नीरज को जो मिला टोक्यो में अपनी जीत के बाद में, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें अपनी जीत के बाद में जो नीरज ने हासिल करा वो आसानी से उसके सर पे चढ़ सकता था। 2 years ago, when Neeraj Chopra scripted history by becoming the first Indian Olympic track and field gold medalist, it seemed that he had done enough to rest on his laurels for a lifetime। कि 2 साल पहले जब नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा, इंडिया का पहला ओलंपिक ट्रैक और फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट बनके, तो ये बात दिखाई दे रही थी कि उन्होंने रेस्ट ऑन हिज लॉरल्स का मतलब होता है कि इतना कुछ हासिल कर लिया है कि अब अगर वो उम्र भर कुछ नहीं करेंगे तो भी काफ़ी है। तो उन्होंने वो स्तर हासिल कर लिया था, अभी तक का जो अचीवमेंट था वो इतना बड़ा था कि अब वो उम्र भर उनको कुछ और नहीं एफर्ट करने की अगर ज़रूरत पड़े तो भी काफ़ी है, फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ था दो साल पहले। एक नौजवान युवक जिनका नाम नीरज चोपड़ा है, उन्होंने इतिहास रचा था, ठीक है। उस इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि 2 साल पहले इतनी घटना हुई थी कि अगर वो 2 साल के बाद में अगर कुछ और नहीं भी करते तो भी काफ़ी था। उन्होंने इतना बड़ा हमें गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया था, इंडिया को टैली में खड़ा कर दिया था। तो आगे चलते देखते हैं। But the young man retained his focus amid all the distraction and has now become the first Indian to win a gold medal in the World Athletes Championship। बोल रहे हैं लेकिन ये जो नौजवान युवक है इसने अपना फोकस बनाए रखा, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को होने के बावजूद भी इसने अपना फोकस बनाए रखा और अब इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। In a sporting success-starved country like India, the fame, adulation and money that बोल रहे हैं कि एक जो ऐसा देश जो कि स्पोर्ट्स के अंदर सक्सेस के लिए क्रेव करता है, स्टाफ करता है, यानी कि सक्सेस चाहता है, बहुत बुरी तरीके से सक्सेस चाहता है स्पोर्ट्स के एरिना में, तो वहाँ पे इस तरीके का फेम, इस तरीके का पैसा, इस तरीके का एडुलेशन जो है, इससे क्या हो सकता था दैट नीरज रिसीव्ड आफ्टर हिज टोक्यो ट्रायम्फ इन 2021 कुड हैव इजीली गॉन टू। ये सब मिलने के बाद उनका सर आराम से चढ़ सकता था, उनके सर पे इस सब चीज़ों का नशा आराम से हो सकता था। तो हम समझ पा रहे हैं कि एस स्टेटमेंट जो है वो पी स्टेटमेंट जो है वो एस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एस के इमीडिएट बाद में पी आएगा। यहाँ पे एस के इमीडिएट बाद में पी आ रहा है, यहाँ पे पी पहले आ रहा है, हटा दो। एस के इमीडिएट बाद में पी नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है, बट इमीडिएट बाद में नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। पी पहले आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा सिर्फ एक आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है, कि क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो 2 साल पहले की घटना बताई जब नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था। यहाँ पे नीरज चोपड़ा का इंट्रोडक्शन किया गया क्योंकि इसके आगे उनका केवल फर्स्ट नेम नीरज इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, तो क्यों हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आता है कि एक ऐसे देश में जहाँ पे इतने स्तर पर हम लोग क्रेव करते हैं स्पोर्ट्स में सक्सेस को, तो इस तरीके का पैसा फेम जो उनको मिला ये उनके सर पे चढ़ सकता था और वो कुछ नहीं करते तो भी चलता, लेकिन फिर भी इन्होंने सारे जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको हटा के केवल और केवल अपना फोकस बनाए रखा और हिंदुस्तान के पहले गोल्ड मेडल लाने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल ये लेकर आए, ठीक है। तो QSPR हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्ड्स आर लाइक हैमर्स, वन कैन आइदर स्विंग them around recklessly and break stuff or use them to build something। बोलते हैं ना पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, ठीक है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि शब्दों का, कलम का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल जो है वो बहुत मजबूती से अगर किया जाए
देखो दोनों चीज़ें हो सकती है। अगर आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया आप दुनिया जीत सकते हैं, और अगर आपके शब्द और वाच कला अच्छी नहीं है तो आप सब कुछ कमाया हुआ गवा सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि शब्द जो है वो एक हथियार की तरह है। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो हम उनको बिना सोचे समझे इधर उधर घुमाते रहें और जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं उनको तोड़ दें, या फिर उनको समझदारी से इस्तेमाल करके, समझदारी से प्रयोग करके हम कुछ अच्छा उनसे बना सकते हैं। ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ, knowing it's not enough we must apply। अगर हम जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ के शब्दों में समझें तो वो कहते हैं कि केवल जानना काफ़ी नहीं है, हमें उसको अप्लाई भी करना चाहिए। विलिंग इज़ नॉट इनफ वी मस्ट डू। और चाहना काफ़ी नहीं है, हमें उसको पाने के लिए करना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सिंस childhood we have all been told by our elders to never hurt the person using harsh words। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तोल मोल के बोल, सोच समझ के बोलो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ठेस मत पहुंचाओ अपने शब्दों के जरिए। ठीक है, शब्दों का सही चयन करना सीखो। एंड इंस्टेंट बी काइंड एंड गिव रिस्पेक्ट फॉर वी विल बी showered with the same। हमें क्या करना चाहिए, बजाय कि खराब शब्दों से किसी को दिल तो ठेस पहुंचाने की बजाय हमें सही शब्दों का प्रयोग करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके दूसरे को इज्जत और काइंडनेस के साथ में ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, हमें भी वो चीज़ें वापस मिल सकती हैं। द पावर ऑफ वर्ड्स इज बियॉन्ड एक्सप्रेशंस। शब्दों की जो पावर है वो एक्सप्रेशन से परे है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा होता है, वो सबका भला चाहता है, लेकिन उसके शब्द इतने कठोर होते हैं ना कि ऐसा लगता नहीं है कि वो यार वो तो अच्छा भी चाह रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है पत्थर ही मार रहा है, ऐसे तो ना ही बोले तो बेहतर है। तो वैसी स्थिति ना होनी चाहिए। इट डिफाइंस वॉट द पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस। ये जताते हैं, शब्द बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वर्ड्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ। शब्द जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। दे आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस एंड टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन। कई दफ़ा ये शब्द जो है बच्चों को समझाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए, कोई अपना काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Politicians use words to convince others that they are the best candidate। Politicians इस बात का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल लोगों को लुभाने के लिए करते हैं, उनको ये बताने के लिए कि भाई हम सबसे बेस्ट उम्मीदवार है आपके लिए, हमारे से ज़्यादा भला तो आपको कोई चाह ही नहीं सकता। Words form a huge part of every aspect of our life। शब्द हमारे हर एक एस्पेक्ट, हमारी ज़िंदगी में जो भी पहलू हैं सभी का एक महत्वपूर्ण अंग है। दे कैरी एन एनॉर्मस वेट दैट कैन ईदर मेक द अदर फील गुड और ह्यूमिलेटेड। इनके ऊपर इतना ज़्यादा वजन होता है ना कि या तो ये किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा फील करा सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल फील करा सकते हैं, या फिर उसको आपकी लाइफ का बहुत ही ऐसा अंग फील करा सकते हैं कि भाई आपको तो उनकी ज़रूरत है नहीं, ये भी फील करा सकते हैं। Words do dash energy, evoke emotions and set the tone for back and forth conversations। शब्द जो है एक तरीके की एनर्जी सेट करते हैं, इमोशंस को जगाते हैं और एक टोन सेट कर देते हैं जिसके तहत हमारी कॉन्वर्जेशन का आदान प्रदान होता है। However, words form one of the reasons that one person lives a life of dash while another lives a life of lack। बोल रहे हैं हालांकि शब्द ही एकमात्र कारण है जिनकी वजह से कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी जीत सकता है और कोई वहीं दूसरी कोई व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हो सकती हैं। वर्ड्स कैन ओपन डोरवेज दैट हैंड्स कैन नॉट। शब्द ऐसे दरवाजे खोल देते हैं, हमारी बातचीत की कला, हमारे शब्दों का जो इस्तेमाल है वो ऐसी दरवाजे खोल देते हैं जो हमारे हाथ नहीं खोल सकते। अभी रिसेंटली कुछ सालों से एक नया कंसेप्ट चलाया है कि जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना बोले कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, या मैं इस लायक नहीं हूँ, या मैं इतना काबिल नहीं हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, बिकॉज यू अट्रैक्ट
यूनिवर्स गिव्स यू व्हाट यू से। तो ये चीज़ों का प्रयोग ना करें, बार बार आपको सिखाया जा रहा है। तो ये जो पूरा पैसेज है, इससे भी एक चीज़ सामने आ जाती है कि अगर हम अपने शब्दों का सही उपयोग अपने लिए भी करें ना, तो भी हमारे लिए भी ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जो हमारे हाथ नहीं खोल सकते। दे कैन डैश इनविजिबल बाउंड्रीज, वो या तो इनविजिबल बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्ड आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्ड कह रहा है वर्ड्स आर लाइक हैमर्स, वन कैन ईदर स्विंग देम अराउंड रेकलेसली एंड ब्रेक स्टफ और यूज देम टू बिल्ड समथिंग डैश। सुप्रीमेसी, बहुत ही उच्च स्तर का, सुप्रीम कुछ, स्मगनेस, कॉमन, वर्थवाइल। दे कैन यूज समथिंग, सुप्रीमेसी का मतलब प्रधानता, स्मगनेस का अर्थ आत्मसंतुष्टि और कॉमन का मतलब बिल्कुल साधारण, और वर्थवाइल का मतलब होता है किसी चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। ऑप्शन डी वर्थवाइल इज करेक्ट। वर्ड्स डू डैश एनर्जी, वर्ड्स क्या करते हैं? ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब तोड़ना, अचानक प्रकट हो जाना। मेकअप, मेकअप मतलब तैयार करना। पॉइंट आउट मतलब कि सूचित करना, और गिव आउट मतलब कि प्रकट करना, उत्सर्जन करना। तो शब्द क्या है? एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। सो ऑप्शन डी गिव आउट एनर्जी, इवोक इमोशंस एंड सेट द टोन फॉर बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन। हाउएवर वर्ड्स form one of the reasons that one person lives a life of dash, lives a life of assertion. assertion का मतलब होता है स्थिरता। ambitious, abundance, abundance का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत। ambitious का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना, और endorse का मतलब होता है समर्थन करना। तो यहाँ पे हम कौन सी जिंदगी? abundance की जिंदगी जीते हैं और दूसरे की जिंदगी में कमी होती है। सो ऑप्शन बी abundance इज करेक्ट। Words can open doorways that hands cannot. They can dash invisible boundaries. They can pin down. Pin down का अर्थ है ठोस तरीके से निर्धारित करना। Break down, break down मतलब कि तोड़ देना, तार तार कर देना। रैम्प अप मतलब कि वृद्धि करना। लाई डाउन का अर्थ होता है लेट जाना। तो यहाँ पे इनविजिबल बाउंड्रीज को क्या करेगा? इनविजिबल बाउंड्रीज को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि शब्द हमारे इनविजिबल बाउंड्रीज को भी तोड़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लिंक से, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कंटेंट पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।